सांप के दांत कितनी बार टूटते और आते हैं? एक्चुअली क्या है कि आपने हमारे दांतों के बारे में बात की। जी, तो ये बता दीजिए कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा होता है और कहाँ? ये तो हमारा 4.5 मीटर तक होता है। 4.5 मीटर? 4.5 मीटर तक होता है सबसे लंबा सांप के पास सबसे बड़ा। तो और सांप अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं? और अगर घर में सांप दिखे तो क्या करना चाहिए? कि जैसे ही होली आएगी, होली जलेगी तो ये स्नेक बाहर आ जाएंगे, है ना। जैसे ही दिवाली के दीपक जलेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। क्या 7 सिरों वाले ही सांप होते हैं या 5 सिरों वाले? तब अटैक करते हैं जब आप उनकी टेरिटरी में या आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। एक ने कब काटा, कौन से सीजन में काटा, रात को काटा, दिन में काटा, कौन से सेक्स ने काटा, ये सारा ही मैटर करता है। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, बीस रहित, विनित और सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता सबने पढ़ी और मैंने भी पढ़ी। आपने आज तक नाग नागिन की बहुत सारी फिल्में देखी और बहुत बार आपको नाग नागिन का सामना भी करना पड़ा, परंतु आज इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे इच्छाधारी नाग कहां पाए जाते हैं। नाग और नागिन अपने साथी के बिछड़ने का बदला कितने कोसों तक दूर जाकर आपसे लेते हैं। कौन से सांप उड़ सकते हैं और विश्व का सबसे लंबा सांप कहां पाया जाता है। सबसे अधिक जहरीला सांप कौन सा होता है और सांप के डसने के बाद आपका पहला काम क्या होता है। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, सांप और उसकी जिंदगी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शहर और पंजाब के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 35 सालों से जूलॉजी के सेक्टर में उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान दिया है और इस वक्त डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर सीवी अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, सांप और उसकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा आप जरूर बता दें ताकि दर्शकों को यह पता लग जाए कि आने वाला वीडियो कितना रोमांचक और जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं जीबीसी टीम और जीबीसी टीम के व्यूअर्स का एक बार फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बार मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया। आपने सांप के बारे में पूछा, उसके विष के बारे में बात की, उसके गरुल के बारे में बात की। तो पहले तो ना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली 2 शब्द होते हैं, पॉइजन एंड वेनम। जी, जरूरी नहीं है कि सभी स्नेक पॉइजनस हों, थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्नेक वेनमस हों। एक स्नेक वेनमस भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक स्नेक यदि वेनमस है तो वो पॉइजनस भी हो। ठीक है। एक्चुअली पॉइजन क्या होता है? पॉइजन कोई एक सब्सटेंस या कोई केमिकल जब हम उसको इनहेल करते हैं या इंजेस्ट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, उससे यदि इल इफेक्ट्स आते हैं तो उसको हम पॉइजन कहते हैं। इवन एक मेडिसिन पॉइजन हो सकती है। आपको डॉक्टर ने 0.25 मिलीग्राम की कोई टेबलेट दी है बीपी कंट्रोल करने के लिए, और उस टाइम पे आप उसकी 4 गोलियां एट ए टाइम खा लेते हो, उसी टाइम को आपको हाइपोटेंशन की बीमारी हो जाएगी एंड यू मे कोलैप्स। इसी तरह से यदि आपको डॉक्टर ने शुगर की मेडिसिन दी, से अगेन 25.25 मिलीग्राम की, और आपने 4 गोलियां खा ली, तो उससे होगा क्या? वो मेडिसिन नहीं रही, वो पॉइजन हो गई है। उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा एंड यू विल डाई। विष में और पॉइजन में बहुत फर्क है। पॉइजन हम अपने आप
उसको इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तब वो पॉइजन की कैटेगरी में है। जी। इस तरह से दुनिया भर के केमिकल्स हैं, या कोई भी केमिकल पॉइजन हो सकता है। लेकिन जो स्नेक्स हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट हमारे अंदर कोई विषैला सब्सटेंस इंजेक्ट करता है बाय एनी मीन, वो विष है, वेनम है, वो पॉइजन नहीं है, उसकी अपनी कंपोजिशन है। हाँ, ये होता है कि कई बारी एक स्नेक वेनमस भी है, यानी कि उसके अंदर वो विष भी है, और कुछ कारणों से वो पॉइजन भी लिए हुए है। एक्चुअली कुछ कील बैक स्नेक्स होते हैं, कील बैक स्नेक्स भी होते हैं। तो वो कील बैक स्नेक्स, जैसे एक टाइगर स्नेक है, एक रेड नेक स्नेक है, तो वो वेनमस भी है और पॉइजनस भी है। एक्चुअली वो उनका जो विष था, वो पहले हमारे कुछ विष कन्याओं के बारे में चर्चा होती थी, तो वो उस विष को यूज़ करते थे। एक्चुअली वो स्नेक्स यहाँ पे नहीं है, वो ईस्ट एशिया के अंदर अवेलेबल है, या कुछ पार्ट्स हैं कंट्री के हमारे इंडिया में, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सर, जैसे भारत में सांपों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से कितने जहरीले हैं? पहले तो मैं स्नेक के बारे में बता दूं। जी। एक्चुअली क्या है कि एक स्नेक जो है, दैट इज एन एनिमल। राइट। किंगडम एनिमेलिया में सब किंगडम वर्टिब्रेटा और उसकी क्लास रेप्टिलिया में लगभग 19 फैमिली हैं। जी। उन 19 फैमिली में जिस एनिमल के अंदर यदि किसी एनिमल की बॉडी इलोंगेटेड हो, सिलेंड्रिकल हो, सिलेंडर हो, लिम्बलेस हो, वॉइस ना करती हो, बगैर आई लिड के हो, बगैर एक्सटर्नल ईयर के हो, और उनके अंदर केवल एक फंक्शनल लंग हो, तो हम उसको स्नेक कहेंगे। तो सर, वही जीभ कई बार जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कैसे सांप अपनी जीभ निकालता है, ये उसी जीभ की बात कर रहे हैं आप? सांप की फंक्शनल एग्जैक्टली वही सांप जो बार बार अपनी टंग को बाहर निकालता है। जी। वो मैं बताऊंगा कि वो टंग का क्या यूज है। Right. वो एक बहुत बड़ा इनके लिए इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको एज ए सेंसरी ऑर्गन ये यूज करते हैं। अब जहां तक आपने जातियों के बारे में बात किया, जी, ऐसा अंदाजा है कि लगभग 3900 यानी कि 3900 स्पीसीज सारे वर्ल्ड में टोटल स्नेक्स की हैं। ठीक है जी। उनमें से लगभग 600 स्पीसीज पॉइजनस हैं। 600? 3900 में से सिर्फ 600? बाकी 3300? बाकी सब नॉन पॉइजनस हैं। ठीक है। यदि मैं अपने इंडिया की, हिंदुस्तान की बात करूं, जी, तो यहां पे लगभग टोटल स्पीसीज 300 हैं। राइट सर। उन 300 में से केवल 60 स्पीसीज पॉइजनस हैं। पॉइजनस कहूं या मैं अब उनको वेनमस कहूं, जी, तो रादर मैं उनको वेनमस ही कहूंगा। वो 60 वेनमस हैं। 60 साहब? 60 उन 300 में से? उन 300 में से। ठीक और है जी। उन 60 में से भी लगभग 14 डेंजरस हैं, जो बहुत खतरनाक है। जो बहुत खतरनाक है। ओके। और उन 14 में से भी लगभग 6 या 7 मोस्ट डेंजरस हैं। मोस्ट डेंजरस? हाँ। 6 और 7 सिर्फ? 6 और 7। ठीक है जी। और वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। जी। जिनमें नंबर 1 पे आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा? ये इसको हम राजनाग भी कहते हैं, जी, या नागराज भी कहते हैं। नागराज? राजनाग या नागराज, दोनों चीजें? दोनों चीजें कॉमन है। हाँ। जी। कोबरा हो गया। जी। दूसरा सिंपल कोबरा। राइट। तीसरा क्रेट। क्रेट? हाँ, ठीक है। ये भी तस्वीरें आप देख पा ये रहे हैं? आप जी, स्लाइड में देखेंगे। जी। इसको हम कॉबड़िया भी कहते हैं। जी। तीसरा होता है, ये क्रेट भी 2 तरह का है, एक सिंपल क्रेट और एक बैंडेड क्रेट। जी। तीसरा होता है वाइपर। जी। ये वाइपर 3 तरह के हैं,
पिट वाइपर, जी रसेल वाइपर जी एंड सा स्केल्ड वाइपर। ओके 3 वाइपर हो गए। जी। और लास्ट वाला जो है दैट इज सी स्नेक। सी स्नेक। तो टोटल लगभग मेरे को लगा ये 8 हैं। जी। पहला किंग कोबरा, किंग कोबरा, सिंपल कोबरा, जी उसके बाद में एक सिंपल क्रेट, जी फिर बैंडेड क्रेट, जी फिर पिट वाइपर, जी फिर रसल वाइपर, जी फिर सॉ स्केल्ड वाइपर और फिर 8वां सी स्नेक। सी स्नेक। जी। इनमें से जो सी स्नेक है वो तो हमारे यहाँ हम प्लेन में बैठे हैं तो इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन जब भी आप वहाँ पे जाते हैं कहीं पे टूर वगैरह पे तो वन शुड बी केयरफुल, जी है ना। सी स्नेक तो वो बाइट कर सकते हैं लेकिन वो इतना फैटल नहीं होता। इसी तरह से जो पिट वाइपर है वो हमारे हिली एरिया में अवेलेबल होता है, तो उनका भी इतना मतलब फैटल इफेक्ट नहीं होता। जी। तो अब बाकी रह गए 6। जी। दे आर द मोस्ट डेंजरस। रसल वाइपर भी, रसल वाइपर वो पानी में पाया जाता है या नहीं, फिर बाहर भी? कोई पानी में नहीं होता, सब अब जमीन पे रहने वाले हैं। पानी वाला केवल सी स्नेक था, सिर्फ सी स्नेक। सी ठीक है स्नेक था जी। और ये मोस्ट डेंजरस है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है। यहाँ पे भी है और पंजाब में भी है जी, थ्रू आउट इंडिया है। राइट सर। और जहाँ तक आपने इनकी बात की कि ये काटते कैसे हैं और खतरनाक कितने हैं? खतरनाक कितने हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि पहले हमें ये जानना होगा कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। जी। नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में से आइडेंटिफाई कैसे करें कैसे कि करें? ये पॉइजनस है ये नॉन पॉइजनस है। सरलता से, क्योंकि 600 में से या हमारे इंडिया में 300 में से केवल मैंने 6 ये काउंट किए। जी। तो हम कैसे पहचाने कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस? नॉन पॉइजनस। जी। अब सीधी सी बात है, वो सबसे पहला इनका आप हेड देखें। यदि हेड के ऊपर छोटे छोटे स्केल हों जी, तो वो पॉइजनस है। छोटे छोटे स्केल हो, क्योंकि ये स्केली बॉडी होती है। और ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख जी। रहे हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। क्योंकि दूर दराज से लोग, हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं, कई बार मुझे भारतवर्ष के, पिछली बार जब हमने टर्माइट्स पे काम किया था और उस पर वीडियो बनाई थी तो मुझे बहुत दूर दूर से कॉल आते थे। तो उस वक्त भी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको चित्र द्वारा प्रदर्शित करके बताया था कि टर्माइट्स से बचाव कैसे करना है और कौन कौन से टर्माइट्स कितने कितने हमारे समाज के लिए, और भूलॉजिकल अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजिकल भी वो कितने फायदेमंद थे। तो ठीक इसी तरह से इस बार भी आप सारी चीज़ें, सांप की पहचान कैसे करेंगे वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जी सर। हाँ, स्केल पॉइजनस स्नेक्स के छोटे होंगे जी, और यदि नॉन पॉइजनस होगा तो उसके जो स्केल होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है जी। लेकिन कुछ हैं, जैसे कोबरा है, उसका एक लेबियल स्नेक होता है ना, सुप्रा लेबियल। इसी तरह से क्रेट में एक इंफ्रा लेबियल होता है, चौथा जी, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि लेमैन तो उस टाइम लेबियल के चक्कर में पड़ेगा नहीं या देखेगा नहीं, ये तो थोड़ा सा जिसको नॉलेज है वही इसको पहचान पाएगा जी। अदरवाइज यदि वो नॉन पॉइजनस है तो उसके सारे स्केल बड़े होंगे। तो यदि बड़े सारे हैं तो इसका मतलब वो नॉन पॉइजनस है। इसी तरह से फिर बॉडी स्केल की बात आती जी। है। अब यदि बॉडी स्केल कंपैरेटिवली इनके जो पॉइजनस हैं इनके बड़े होंगे, इन्होंने सारी बॉडी को कवर किया होगा जी, और उधर नॉन पॉइजनस के छोटे होंगे। उल्टा हो गया जी। ठीक है। अब तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो उनकी टेल होती है। ठीक है जी। यदि टेल किसी भी सांप की कंप्रेस्ड है, पतली है जी, तो वो पॉइजनस है। यदि वो नॉन कंप्रेस्ड है तो वो नॉन पॉइजनस है। नॉन पॉइजनस है। क्या बात है, ध्यान दीजिए जी। ठीक है। इसी तरह से यदि मान लो आपको स्नेक ने काट लिया जी, ठीक है, और स्नेक काटने के बाद वहां पे आपको विष दंत का मार्क नजर आएगा जी। यदि वो विष दंत के मार्क 2 या 1 नजर आता है या कभी कभी 3 नजर आते हैं
तो वो पॉइजनस है। 1, 2 और 3। क्योंकि यदि साइड से उसने मारा है, अटैक किया है, जी, तो वो 1 है जी। यदि फ्रंट से मारा है तो वो 2 है जी। कई बारी उसके ही दांत वहीं पे एक तीसरा ग्रो कर रहा होता है, जी। मैं आगे दांतों के बारे में बताऊंगा। वो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 रेयर होते हैं। नॉर्मली 2 या 1 मिलेगा। जी। ठीक है। कई बारी उन सेंट्रल 2 दांतों के साथ साथ कुछ स्नेक्स के अंदर कुछ छोटे एडिशनल भी होते हैं, लेकिन जो 2 दांतों वाला जो पिक होगा वो बिल्कुल प्रोमिनेंट और साफ सुथरा होगा। इसी तरह से यदि ज़्यादा मार्क आ गए हैं जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है, यू शेप में नज़र आएंगे या इन्वर्टेड वी शेप में नज़र आएंगे, काफ़ी सारे होंगे, तो वो नॉन पॉइजनस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यदि सर। ज़्यादा दांत नज़र आ रहे हैं काटे हुए तो वो नॉन पॉइजनस है। यदि 2 हैं, 2 के साथ में एडिशनल छोटे मोटे मार्क हैं, तो और 2 प्रोमिनेंट हैं या 1 प्रोमिनेंट है या 3 हैं, जी, तो वो डेफिनेटली पॉइजनस है। मैं दांतों पर भी आऊंगा सर, और पॉइजनस पे फिर आगे बात बढ़ाएंगे। पर पहले एक सवाल आ रहा है मेरे दर्शकों का कि सांप अपनी केचुली कितनी बार बदलते हैं? लगभग महीने में 1 बार, ये इनका नॉर्मल प्रोसेस है। हर महीने? हाँ, हर महीने 1 बार के आसपास ये बदल लेते हैं, ये इनका नॉर्मल प्रोसेस है। तो उसको हम एक्सयूवी कहते हैं, प्रोसेस को हम एक्डायसिस कहते हैं। और उसकी दवाई वगैरह भी बनाई जाती है केचुली की? दवाई इसकी कुछ नहीं होती जी, केवल ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब सांप अपनी जो ओल्ड स्किन होती है उसको कास्ट ऑफ करता रहता है, उसको निकालता रहता है जी, और सांप की ग्रोथ होती रहती है। तो इनका नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, इतना जरूर है कि उस केंचुली से एक एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा सकता है कि वो सांप पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। एक्सपर्ट? क्योंकि उसके ऊपर वो स्केल की मार्क होंगे। हाँ, तो स्केल से पता लग जाएगा कि ये पॉइजनस या नॉन पॉइजनस है। तो कुछ अंदाजा कर सकते हैं। एक चीज और बताइए, मेरे दर्शकों का ये सवाल है, क्या सांप सुन सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप पीछे स्लाइड में भी देखेंगे, स्लाइड जो मैं कहूँगा कि दिखाएं जी। एक्चुअली क्या होता है कि स्नेक के अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। ठीक है जी। ठीक है, तो ये जो बाहर हवा की जो वाइब्रेशन से जो साउंड आती है इसको तो नहीं सुन सकते। ठीक है जी। इनके अंदर होती है इंटरनल ईयर। अंदर ही अंदर? इंटरनल, अंदर वाला कान होता है जी। और अंदर वाला कान की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑलमोस्ट हमारे जैसी होती है जी। इनके अंदर जो मिडल ईयर वाला जो पार्ट होता है, हमारे मिडल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं जी, है ना। वो 3 हड्डियां, एक होती है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। इनके अंदर तीनों में से कुछ नहीं होता, लेकिन स्टेपिस के बराबर एक हड्डी होती है कोलुमेला। ये कोलुमेला लोअर जा से इनको इंटरनल ईयर से जोड़ती है। अब यदि कोई वाइब्रेशन उसके प्रीडेटर ने की या प्रे ने की या किसी ऑब्जेक्ट ने की, तो वो उस कोलुमेला लोअर जा से होती हुई उसके इंटरनल ईयर को चली जाती है, वो वाइब्रेशन चली जाती हैं जी। और फिर वाइब्रेशन अंदर जा। दूसरी खास बात ये होती है इनके ईयर के अंदर कि हमारे इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जी, जिसको हम कहते हैं CSF, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जी, है ना। तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो मैकेनिज्म है सुनाने का या अंदर उसको सेंसेशन में कन्वर्ट करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इनकी जो इंटरनल ईयर होती है दैट इज फिल्ड विद एयर। तो इनका जो सुनने का तरीका है और फ्रीक्वेंसी जो ये रिसीव करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग जो सुन सकते हैं वो मैक्सिमम जो बेस्ट है वो 200 से 400 हर्ट्ज तक होती है ना। बाकी अलग अलग स्पीसीज में वो अलग अलग है, लेकिन ये क्लियरली नहीं सुन सकते। ये जो सुनते हैं दैट इज ए यू कैन से बजिंग साउंड। इनको कुतले जैसे हम सुनते हैं ये वैसे नहीं सुन पाते, स्पष्ट नहीं सुनते। ये केवल वाइब्रेशन से ये पता लगा सकते हैं कि इनका प्रीडेटर या प्रे या कोई एनिमी कितनी दूरी पे है, उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है या दूर जा रहा है। अलोंग विद द आईज वो थोड़ा सा उसको डिटेक्ट कर सकते हैं।
एक चीज और बताइए सर कि इनकी आंखें कैसे काम करती है, इनकी आंखें कितनी दूरी तक देख सकती है और कैसे देख सकती है? इनके अंदर जो विजन भी है दैट इज ए ब्लड विजन होता है, इतना क्लियर इनके अंदर नहीं होता। एक्चुअली हमारा जो विजन होता है ना दैट इज ए बाइनोक्यूलर। जी, बाइनोक्यूलर का मतलब क्या होता है कि हम दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इकट्ठा फोकस करते हैं। जी, तो उसका फायदा क्या होता है कि वी कैन परसीव द डेप्थ, यानी कि दूरी को हम डिटेक्ट करते हैं। जी, इनका जो विजन होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी, अच्छा, फिर इनके अंदर एक और बड़ी खास बात होती है कि ये दोनों यूवी लाइट और डे लाइट दोनों में काम कर सकते हैं। वैसे ये नॉकटर्नल है, जो पॉइजनस स्नेक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉकटर्नल है, ज्यादातर रात को एक्टिव होते हैं। राइट सर। जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो डायर्नल हैं, वो दिन में एक्टिव होते हैं। जी, तो ये नॉकटर्नल है। तो ये भी स्पष्ट है कि जो पॉइजनस है वो रात को एक्टिव होते हैं, मैक्सिमम वो नॉकटर्नल है। जी, है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यदि छेड़खानी हुई है तो बाहर भी घूम पड़ेंगे। जी, लेकिन मोस्टली ये नॉकटर्नल है। राइट सर। अब ये रात को घूम रहे हैं, लाइट है नहीं, जी, और नॉकटर्नल होने के नाते ये यूवी लाइट को वहां पे यूज करेंगे। जी, कुछ स्नेक स्पीसीज में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जी, कि इनके रेटिना के पीछे एक लेयर होती है दैट इज टैपिटम ल्यूसिडम। जी, वो यूवी लाइट को रिसीव करके उस लाइट को फिर वापस रिफ्लेक्ट करती है जी। रेटिना पे। जी, उससे उस लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, और ये उससे प्लस थर्मल इमेजिंग से एक इमेज तैयार कर लेते हैं। लेकिन उस स्कैटरिंग होने के नाते इनका जो विजन होता है दैट इज ब्लर्ड, वो क्लियर पिक्चर नहीं ले पाते। इवन मैक्सिमम स्नेक्स जो होते हैं दे आर कलर ब्लाइंडनेस, वो दो ही कलर को डिटेक्ट करते हैं, या ग्रीन या नीला। तो अच्छा। बाकी अदरवाइज ये इनका सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। सब ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक व्हाइट होता है। और क्या सर सांप अमर होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर एज, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग एज है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे रह रहे हैं। वही बस थोड़ा बहुत 8-10 साल तक ये सर्वाइव करते हैं। नहीं, हमने तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप बहुत सदियों तक जीते रहते हैं, फिर वो इच्छाधारी बन जाते हैं। कोई सांप इच्छाधारी नहीं होता, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। इनके अंदर ऐसी कोई चिप नहीं लगी हुई होती कि जिससे ये अपनी किसी की मेमोरी उसके अंदर स्टोर कर सकें। ब्लड विजन है, देख नहीं पाते। ऐसा इनके अंदर कुछ नहीं होता कि नाग मर गया तो नागिन बदला लेगी, यदि नागिन मर गई तो नाग बदला लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड विजन होता है। बस इतना जरूर है कि यदि ये रात को देखते हैं तो यूवी लाइट यूज करते हैं, डे में यूज करते हैं तो ये डे लाइट यूज करते हैं। जस्ट लाइक इनके अंदर शटर लगे होते हैं, कौन सा स्विच ऑफ करना है, कौन सा स्विच ऑन करना है, ये इनके मूड पे तय करते हैं। इनके मूड पे वो डिपेंड करता है कि विजन उनका कब देखना है। जी। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब रात को ये देखते हैं तो जब लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है रेटिना पे, तो कई बारी वो लाइट ग्लो करती है, या फिर कई सांप, कई स्नेक्स के ऊपर, खास तौर पे कोबरा के अंदर, सिंपल कोबरा के ऊपर एक स्पेक्टेकल मार्क बना होता है, या कुछ एक के ऊपर एक एरो मार्क बना होता है। कई लोग या कई लालची लोग या कई जो स्नेक चार्मर हैं कहते हैं कि जी स्नेक में मतलब मनी है। तो मैं बता दूं कि किसी भी स्नेक में किसी भी तरह की कोई मणि नहीं होती, कोई मणि नहीं होती। जैसे हम हड्डियां और मांस से बने हुए हैं, इसी तरह से ये भी हड्डी और मांस के ही बने हुए जीव हैं। इनके अंदर कोई मणि नहीं होती, इनके अंदर कोई खजाना नहीं छिपा होता, कोई ऐसी तांत्रिक शक्ति नहीं छिपी होती कि ये किसी को उससे बचा सकें। तो अच्छा, फिर सर ये बात मैं भी मान गया, और आप चलिए, आप तो सब कुछ जो है वो अपने तथ्यों के आधार पे बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। फिल्मों में हमें तो बचपन से ही दिखाया गया कि श्रीदेवी जी नागिन थे, इच्छाधारी, और फिर जब कभी उनके नाक को कोई मारता था या कोई बीन बजाता था तो उसे काबू में भी किया जा सकता था। मैंने बताया ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इच्छाधारी नहीं होता, कोई उनको ऐसा, उनके अंदर कोई चिप नहीं लगी होती कि उसमें अंदर वो मेमोरी स्टॉप कर सकें। हाँ, इनके अंदर थोड़ी बहुत सोशल
ऑर्गेनाइजेशन टाइप इफेक्ट होता है, पेरेंटल केयर होती है जी। इवन जो कुछ स्नेक्स हैं वो अपने बच्चों को यदि 2-3 साल सेपरेट भी कर दो तो वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, भाई ये मेरे बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। यदि वो इकट्ठे रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन रही बात नाग नागिन के बचाने वाली, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊं, जी। जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो एक सांप काफी सापिनों से या नागिनों से मेटिंग करता है जी। तो अब उसको क्या पता कौन सी नागनी के साथ उसने कब मेटिंग की। जी। एक सीजन में उसने 10 बदली, जी। तो कैसे वो उसको आइडेंटिफाई, कौन सी चिप में आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी नागिन को उसने मेटिंग के साथ इन्वॉल्व किया है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं। अच्छा, तो इनसे हमें बचना होगा। एक चीज और बताइए कि सांपों के जहर से एंटीवेनम कैसे तैयार किया जाता है सर? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि फ्रेश सांप का जहर लेके या तो जो हेल्दी हॉर्सेस होते हैं या शीप होती हैं उनके अंदर इन वेनम को डाल दिया जाता है। फिर उन वेनम के अंदर जब अंदर जाएगा तो हमारे उन एनिमल के अंदर एक अपना इम्यून सिस्टम होता है जी। उसके लिए वो एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं जी। फिर हमारे पास ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कि उस एंटीवेनिन को उसके अंदर से मतलब या जो एंटीबॉडी हैं उनसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जी। और वो फिर एंटीवेनिन पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म उनको हम स्टोर कर लेते हैं। अब एक वायल के अंदर या एक एनिमल के अंदर हम कई तरह की एंटीबॉडी भी बना सकते हैं, एक तरह की भी बना सकते हैं। जैसे हमने कोबरा वाला उसके अंदर वेनम डाला जी, तो वो कोबरा के लिए एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएंगी जी। यदि हमने उसमें 3-4 तरह के, वैसे चारों आजकल 3-4 तरह के डालते हैं जी। जैसे मैंने बोला एक कोबरा है, फिर क्रेट है, फिर वाइपर है जी, या फिर एक सी स्नेक है, इनकी इकट्ठा डाल देते हैं तो उससे इकट्ठी एंटीबॉडी बनती रहती हैं। उस एंटीबॉडी की जो वो प्रोडक्ट तैयार होगा दैट इज ए पॉलीवेलेंट, वो पॉलीवेलेंट है, उसमें सारी तरह की एंटीबॉडीज हैं। और आजकल जो ट्रेंड है वो जो डॉक्टर जो आपको इंजेक्शन देंगे, जो ट्रीटमेंट करेंगे वो पॉलीवेलेंट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अदरवाइज स्पेसिफिक भी होता है। यदि हमें डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि भाई ये इस पर्टिकुलर स्नेक से काटा हुआ है तो वो उसका भी इंजेक्शन देके उसको क्योर कर देंगे। और सांप अपने शिकार को मारने के लिए कितना जहर छोड़ते हैं ये भी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं अब यहाँ पे बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा जी। हम मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेक्स को ना 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक जी, और दूसरे होते हैं वास्कुलोटॉक्सिक जी, और तीसरे होते हैं मायोटॉक्सिक। जो तो न्यूरोटॉक्सिक हैं उनका ग्रुप होता है इलेपिड्स। उस ग्रुप के अंदर किंग कोबरा, कोबरा और क्रेट, दोनों तरह के क्रेट, एक बैंडिड क्रेट और सिंपल क्रेट, ये न्यूरोटॉक्सिक हैं जी, ठीक है जी। ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कोबरा और किंग कोबरा है, अब इनकी जो यील्ड होती है एट ए टाइम ये लगभग 350 मिलीग्राम जी पॉइजन छोड़ सकते हैं एट ए टाइम जी, ठीक है। लेकिन इनका 15 मिलीग्राम ही सफिशिएंट है। यदि इन्होंने 15 मिलीग्राम हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जी तो हमारी बॉडी वेनोमाइज्ड हो जाएगी। लेकिन थैंक गॉड, मैं बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ता हूं। एक्चुअली जो इनके दांत जो स्पेशल है, जिसको हम विष दंत कहते हैं या फैंग कहते हैं, जो एक्चुअली मैक्सिलरी टीथ होते हैं, कैनाइन मॉडिफिकेशन ऑफ कैनाइन्स हैं, ठीक है। अब वो हमेशा इरेक्ट पोजीशन में रहते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है। जब ये काटते हैं और हमने कपड़े डाले हुए होते हैं
क्योंकि दांत छोटे हैं। अच्छा, फिर इनके एक और होता है कि इनके दांत जो विष दंत होते हैं उसके ऊपर ग्रूव बना हुआ होता है जी। इनकी साइड पे 2 विष ग्रंथियां होती हैं, उन विष ग्रंथियों के साथ ये विष दंत जुड़े हुए होते हैं और विष ग्रंथियों से विष उस ग्रूव से होता हुआ अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है। ठीक है जी यील्ड बहुत ज़्यादा है, 350 मिलीग्राम तक ये छोड़ सकते हैं जी। लेकिन यदि आपने कपड़े डाले हुए हैं, जूते डाले हुए हैं, पैंट डाली, ट्राउज़र डाला हुआ है, तो हो सकता है ये आपको पूरी तरह विक्टिमाइज ना कर सकें, क्योंकि फैंग छोटा है, ग्रूव के थ्रू आना है। लेकिन यदि सब लिथल डोज यदि गई है, यानी कि से 15 मिलीग्राम से कम गई है, तो पूरे चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे। आप यदि डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, तो आप बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे। लेकिन आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हमारे इलेपिड्स हैं, या कोबरा, क्रेट या फिर किंग कोबरा जी, इनका जो टॉक्सिन है या इनका जो वेनम है वो न्यूरोटॉक्सिक है जी, है ना। तो वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो मैंने कहा कि ये पहले जब इसका नर्वस अटैक होगा तो ये सबसे पहले टॉसिस यानी कि हमारी जो आईलिड्स हैं जी। ये ड्रॉप करेंगी, फिर ये फेस, नेक, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं उनको ये अटैक करेगा जी। तो डेफिनेटली जब रेस्पिरेटरी मसल ब्लॉक हो जाएंगी तो पर्सन में डाई। जी ठीक है। तो जब ये ऐसा मतलब 15 मिनट से 2 घंटे के बीच में ये इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। जी। जब ये इनिशियली प्रिक करेगा तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन बाद में इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये इफेक्ट बढ़ते जाएंगे। आगे फिर स्टैगरिंग भी शुरू हो जाएगी, आदमी चल भी नहीं पाएगा, कॉन्शियस है लेकिन बोल नहीं पाएगा, कॉन्शियस है लेकिन स्वेल्व नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरह के इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भी हाँ ये न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है और ये इलेपिड्स यानी कि इन तीनों स्नेक्स में से किसी ने काटा है। यदि पेशेंट बता देता है कि भी उसके ये मार्क थे तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। या स्नेक को मार के ले जाते हैं, हालांकि इट्स रॉन्ग जी, क्योंकि दे आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। जी। तो लेकिन फिर भी यदि ऐसा कुछ होता है तो वो बड़ा काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी। या कई बार लोग जिंदा भी पकड़ के डब्बे में ले जाते हैं। डब्बे में ले जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अभी ये है तो उसके लिए फिर वो पॉलीवेलेंट वैक्सीन देने की बजाय या पॉलीवेलेंट सीरम देने की बजाय, एंटीवेनिन देने की बजाय वो नॉर्मली फिर मोनोवेलेंट यानी कि स्पेसिफिक डोज दे देते हैं, जो चाहिए वही जिसकी जरूरत है, जिसकी ज़रूरत है। एक चीज़ और है कि सर ये सांप जो होते हैं, मैं एक बार बोल रहा हूँ, इसी साथ दूसरे जो स्नेक्स होते हैं वो होते हैं जो मैंने वाइपर बोला, वाइपर आईडी फैमिली के, वो वास्कुलोटॉक्सिक हैं जी, दे आर वेरी डेंजरस। अब वास्कुलोटॉक्सिक में मैंने बोला वाइपर है, रसेल वाइपर है और सास्केल्ड वाइपर है जी, राइट। ये तीनों वाइपर हैं जी। अब ये तीनों वाइपर जैसे ही काटेंगे, ठीक है ना, एक तो वो काफ़ी पेनफुल है इन कंपैरिजन टू द न्यूरोटॉक्सिक। जो कोबरा वगैरह ने काटा वो टॉक्सिक है, सेंसेशन भी होगा, पेन भी होगा, एक्मियोसिस भी होगा, वहाँ पे थोड़ा सा जलन भी होगी जी, पेनफुल भी रहेगा जी। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द इंजेक्शन, और फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके जो फैंग्स होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं और ये मूवेबल होते हैं, राइट। फिर ये नीडल की तरह काम करते हैं। उनके अंदर ग्रूव था जी, इनके अंदर हाइपोडर्मिक नीडल, जैसे सिरिंज की नीडल होती है जी, वैसे हैं वाइपर्स के अंदर, हाँ वाइपर के अंदर जी। और इनकी जो प्रिकिंग होती है वो बड़ी शार्प होती है। तो ये फेटल डोज डालने में इवन ये जो ट्राउजर या कपड़े के बीच में से भी पूरी अपनी फेटल डोज डाल सकते हैं। यदि वहाँ पे फेटल डोज 15 से 20 मिलीग्राम थी तो यहाँ पे तो सारा इनको केवल लगभग 8 से लेके और 15 मिलीग्राम चाहिए।
क्रेट के अंदर 8 मिलीग्राम चाहिए। जी। तो यहाँ पे तो इनको बस 15 से मतलब मैंने बोला 10-15 के आसपास मिलीग्राम चाहिए, और पूरी डोज वो फेटल डाल देंगे। ठीक है ना। और जैसे ही अंदर डालेंगे, अंदर जाते ही क्या होगा कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड के अंदर इसके इल इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो आरबीसी हैं, इंजेक्ट होते ही, हाँ इंजेक्ट होते ही ब्लड के जो आरबीसी हैं उनको ये तोड़ देंगे, जिसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। और सेल को भी तोड़ेंगे, टिश्यू के सेल को भी तोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि इमीडिएटली हीमोग्लोबिन जो अंदर था वो बढ़ जाएगा, वो किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर फिर यूरिन वगैरह और किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। इवन ऑर्गन के अंदर भी काफ़ी जाके सेटल हो जाएगा, है ना। इवन जो टिश्यू हैं उनको भी डैमेज कर देगा। जो ऑर्गन साथ साथ में इन्वॉल्व होता जाएगा उन सबको ये इफेक्ट करेगा। और अंदर इनके जाने के बाद होगा क्या कि जैसे ही आरबीसी फटेंगी, प्लेटलेट्स का इफेक्ट शुरू होगा, फाइब्रिनोजन का इफेक्ट शुरू होगा, तो अंदर क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। यदि ये क्लॉटिंग ब्रेन को सप्लाई वाले में हो गया या किसी और वाइटल ऑर्गन में सप्लाई में हो गया, तो इमीडिएटली डेथ, another attack will be there, that will be of the paralysis. So it is more dangerous. समझिए जी। और इसका जो इफेक्ट है वो शायद स्टार्ट थोड़ी देर बाद होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है ना। इमीडिएटली या थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन के बाद में किडनी फेलियर में भी देर। तो खास तौर पे जब ये वाइपर काटते हैं, रसल वाइपर काटता है, पिट वाइपर तो इतना डेंजरस नहीं है, रसल वाइपर और सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर काटता है, तो वो बिल्कुल आपको हॉस्पिटल में अप्रोच करना ही पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको इसने काटा है, जहाँ पे आपको पेन हुई है, वहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या अपनी जो जितनी भी ओपनिंग्स हैं, गम से ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी, इवन जो रेक्टम है पीछे एनस है उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इवन आपके जो जब आप उसको स्पूटम बाहर निकालेंगे, फ्लेगम बाहर निकालेंगे, तो थोड़े से लेके ज़्यादा तक आपके थूक में ब्लीडिंग, उसमें भी आपके ब्लीडिंग नज़र, उसके सिम्टम नज़र आ सकते हैं। सो इट इज़ मोर डेंजरस। और इसके जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, और इसकी केयर भी काफ़ी देर तक करनी पड़ती है मरीज की। हाँ, यदि इसकी कंप्लीट डोज चली जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यदि इन द मीन टाइम यदि आपने कोई मणि की हेल्प ले ली, या किसी मंत्र की हेल्प ले ली, या साधु जी के पास चले गए, या पंडित जी के पास चले गए, तो झाड़ फूक करते हैं, तो झाड़ फूक चले गए, तो फिर सॉरी, है ना, फिर वो बड़ा सरलता के साथ आपने सॉरी कह दिया। फिर ये सॉरी जब डॉक्टर साहब आकर बोलते हैं तो इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो फिर वो यही कहेंगे कि जी आप लेट आए, सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। जबकि वो इफेक्ट हुआ तो ग्रेजुअल है जी, लेकिन इसके इफेक्ट बड़े डेंजरस हैं। यदि क्लॉटिंग अंदर स्टार्ट होगी तो फिर डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तरफ तो वो पॉलीवेलेंट या स्पेसिफिक आपको एंटीवेनिन देंगे जी, उसके साथ में जो क्लॉटिंग हो गई है उसके साथ दूसरा हिपरिन वगैरह की इंजेक्शन दे के उस क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे जी, है ना। जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए हैं जी, उनको ठीक करने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो नॉर्मली बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। फिर ब्लेम डॉक्टर के पास आ जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल में गए थे जी, वहाँ कुछ हुआ नहीं, उनके पास वैक्सीन ठीक नहीं थी, ये नहीं था, वो काफ़ी सारे ब्लेमिंग आ जाती है, व्यवस्थाएं नहीं। हाँ, तो इसलिए बेटर है कि जैसे ही ये सब कुछ होता है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए रश करिए। एक चीज और यहाँ जरूर बता दीजिए सर। एक और है सर यहाँ पे, मैं जो मैंने एक छूट गया है जी, मैंने 3 बोले ना, एक बोला मैंने न्यूरोटॉक्सिक, हाँ जी, और दूसरा बोला मैंने वास्कुलर टॉक्सिक, जिसमें वाइपर आ गया, न्यूरोटॉक्सिक और वास्कुलर, और एक होता है मायोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, ये तीसरा, ये सी स्नेक वाला होता है। सी स्नेक, हाँ, ये जब सी स्नेक वैसे तो नॉर्मली काटते नहीं है जी, और नॉर्मली वो फेटल भी नहीं होता जी। स्टार्टिंग में जब वो काटते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि प्रिकिंग हुई है जी, लेकिन 1-2 घंटे के बाद में मसल की स्टिफनेस, मसल का डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर टिश्यू का डैमेज
टिश्यू से फिर पोटेशियम की लीकेज, जिसको हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं। जी। इवन जब मायोग्लोबिन, मसल का जो ग्लोबिन बाहर आता है तो यूरिन का इवन कलर चेंज हो जाता है, वो किडनी पे भी इफेक्ट डालता है। तो ये सारे इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। इवन फिर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाती है एंड समटाइम्स इट मे ऑल्सो प्रूव फैटल, बट नॉर्मली जो ये मायोटॉक्सिक है, सी स्नेक है, वो इतना डेंजरस नहीं होता जितना कोबरा और वाइपर फैमिली। हाँ, क्योंकि इनके जो फैंग है ना, जिसको हम विष दंत कहते हैं जी, वो थोड़ा सा पीछे की साइड में होते हैं जी, और फीबल होते हैं। एक चीज है सर कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं जंगल में घूम रहा है, कोई हाइक एंड ट्रैक कर रहा है, कई तरह के लोग आजकल तो जंगलों में वक्त बिताना लोग पसंद करने लग पड़े हैं। मान लीजिए किसी को कोई भी सांप जो कि डस ले, तो प्राथमिकता क्या दी जाए, फर्स्ट एड क्या दी जाए व्यक्ति को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये पहचान नहीं कर सकते हैं कि वो जहरीली है, विषयुक्त है या विषयुक्त नहीं है। हाँ, यदि एंश्योर हो जाए कि मैंने जैसे विष दंत का मैं बोल रहा हूँ कि यदि वो मार्क हैं तो एंश्योर कर लो कि भी पॉइजनस ही है। हाँ, जिन्होंने ये वीडियो देखी है और जिनको ये बता दिया गया 1, 2 और 3 दांतों के जो निशान हैं वो विषयुक्त ही हैं, और उसके अलावा जब वी का जो शेप बना रहे हैं या यू का जो शेप बना रहे हैं, डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, वो थोड़ा कम। हाँ हाँ, इसके लिए मेडिकल टर्म में ना एक वर्ड है, सेइंग है जी, RIGHT, राइट। राइट। इस राइट को फॉलो करना होता है। जैसे R स्टैंड्स फॉर रीअश्योर। रीअश्योर। रीअश्योर मीन्स कि आप पेशेंट को बताइए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्नेक जिसने काटा वो पॉइजनस है। जी, है ना, 300 में से 60 स्नेक पॉइजनस हैं, मे बी ये नॉन पॉइजनस हो। जी। दूसरा, आपको कौन से स्नेक ने काटा। जी। अब यदि वो इलेपिड्स है, मतलब न्यूरोटॉक्सिक है, जी, कोबरा या क्रेट है, तो उनके जो विष दंत हैं वो छोटे हैं। जी। वो इतने और फिर मैंने कहा कि वो ग्रूव के थ्रू विष ग्रंथि से उनका पॉइजन आना है जी, या वेनम आना है। जी। तो वो हो सकता है कि पूरी डोज जो लिथल डोज है, जो फेटल डोज है, वो इंजेक्ट ही ना कर पाए। जी। ठीक है, तो एक तो रीएश्योर करना है कि स्नेक बाइट पॉइजन हो चुकी है या नहीं हुई। यदि हो गई है तो आप पेशेंट को थोड़ा सा, क्योंकि आधे पेशेंट तो डर के मारे ही उसी टाइम कोलैप्स कर जाते हैं, ये मेरे को इसने काट लिया, अब तो मैं तो नहीं बचूंगा। शौक लगता है और शौक से ही वो मर जाते हैं। तो पहले तो उसको एक तरफ तो आप रीश्योर करिए, यदि अकेला है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। जी, है ना, उसका भी आगे इलाज है। हाँ, जी। यदि कोई साथ में अटेंडेंट है या कोई साथी है तो उसको कहिए भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ऐसे कुछ होता है। यदि ट्राउजर में तो ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर गया ही नहीं, स्नेक बाइट ही पूरी प्रॉपर नहीं हुई है। जी, वेनम गया ही नहीं है। जी, ठीक है, ये तो हो गया रीएश्योर। जी। आई होता है इमोबिलाइजेशन। अब कई क्या करते हैं, स्नेक ने काटा, पैंट ऊपर की और उसको रब करना शुरू कर दिया। डोंट डू दैट। आपने जो काम घंटे या 1.5 घंटे में होना था वो आपने 15 मिनट में कर दिया, क्योंकि जो विष की सर्कुलेशन हो रही होती हो वो या तो डिफ्यूजन के जरिए होती है या फिर एक वीनस प्लस जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके साथ ही मिलता जुलता, उसके थ्रू होती है। और आपने रब करके मसाज करके उसकी सर्कुलेशन को फास्ट कर दिया, तेज कर दिया। आपने आगे आगे उसको फैला दिया, अभी गति दे दी, फैल जा। तो डोंट डू दैट। मलना नहीं है, मलना नहीं है, मसाज नहीं करना। ठीक है ना, ये उस टाइम ये केयर करनी है कि ऐसा कुछ ना किया जाए, इमोबिलाइज कर दिया जाए, उस बॉडी पार्ट को मूव ही नहीं करना जी, ताकि वो ना डिफ्यूज करे, और यदि जाए भी तो आहिस्ता आहिस्ता जाए। ठीक है, ये हो गया इमोबिलाइजेशन। जी। तीसरा, अब ये हो गया RI। जी, जी। अब इससे आगे क्या होता है कि आपको पता लग गया भी ये स्नेक बाइट है और पॉइजनस हो चुकी है। जी। आप कोई भी चीज़, आपके पास रुमाल है,
आपके पास कोई पट्टी है, कोई रबड़ है, कोई कतरन पड़ी है वहाँ साइड पे, जंगल में है तो कोई घास है या कोई टहनी है, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर जहाँ से कट हुआ है उसको बांध दीजिए। लेकिन यदि आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तब इतनी टाइटली नहीं बांधनी कि वो नीला ही पड़ जाए, जेंटली। पर्पस हमारा ये है कि थोड़ी सी सर्कुलेशन को उसको रोकना है, नीला नहीं पड़ने देना। यदि नीला पड़ना शुरू हो गया तो वो ज़्यादा डेंजरस है जी। ठीक है। अब उसको थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज करके उसको बांध देना है। एंश्योर ये करना है कि 5 सेंटीमीटर उससे ऊपर एक और बांध दिया जाए। वो कोई भी चीज़ मिल जाए, रुमाल हो, रबड़ हो, कोई कतरन पड़ी हो, यदि कोई पट्टी हो, यदि नहीं तो वहाँ पे जड़ें हो, घास फूस जड़ें हो, जो हो, भी हो। जड़ उखाड़ लो, है ना, कोई टहनी हो उसे बांध दो। कोई भी ऐसी चीजें जिससे गांठ बांधी जा सके। हमारा पर्पज ये है कि उसको थोड़ा सा उसको ऑक्लूड कर दे, उसको थोड़ा सा फैलने से रोकना है। ठीक है। यदि आपको टाइम ज़्यादा लगने के चांसेस हैं तो आप जेंटली, यदि आपने से 30 मिनट के बाद ये केयर करनी है कि 1 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा ढीला दे देना है ताकि थोड़ा सा वो चला जाए। ठीक है। यदि आप 15 मिनट के बाद कर रहे हैं, क्वार्टर आवर के बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको 15 सेकंड के लिए उसको थोड़ा ढीला छोड़ दो ताकि थोड़ा सा पॉइजन मूव कर जाए। और हमारे अंदर भी इतना सिस्टम होता है कि वो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जाने दिया जाए। लेकिन ये तब करना है जब आपको पता हो कि मेरे को हॉस्पिटल में पहुंचने में टाइम लगेगा जी, 2-3 घंटे लगेंगे जी, या मुझे पता है कि मेरे को वहां पे एंटीवेनिन या इंजेक्शन ट्रीटमेंट अभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा करते जाइए। लेकिन डोंट डू दैट फॉर मोर देन 2 आवर्स। यस। ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं, 2 घंटे से ज़्यादा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे जो आपका बॉडी पार्ट जहाँ पे बाइट हुआ है वो ज़्यादा हार्म हो सकता है जी। हो सकता है आने वाले टाइम पे उसकी एम्पुटेशन ही ना करानी पड़े। दूसरा, इसकी फर्स्ट एड ये होती है कि वहाँ पे कट दे दें जी। अब कट जंगल में कहाँ, कौन सी चीज़ आप लेके बैठे हैं, घर में होंगे तो कट दे देंगे जी, है ना। अब कट भी यदि आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो आप कट देंगे। उठा के और सीधा ब्लेड से कट मार दिया, नीचे से ब्लड वेसल डैमेज कर दी, नीचे से कोई नर्व डैमेज कर दी, या हड्डी तक पहुंचा दिया, उसकी एक ऊपर की कवरिंग होती है पेरियोस्टियम, उसको डैमेज कर दिया, उसके इफेक्ट और ज़्यादा आ जाएंगे, है ना, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो यदि आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है या कोई आपने ट्रेनिंग ली हुई है या फिर आपका कोई रेड क्रॉस से कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड की हुई है, थोड़ा सा या क्रॉस मार्क या कोई डीप कट थोड़ा सा देके, लेकिन अवॉइड ये करना है कि डीप कट ना हो, मतलब ना ही तो ब्लड वेसल कटे, ना ही कोई नर्व कटे, ना ही हड्डी की कोई पेरियोस्टियम वगैरह जो उसकी लेयर है वो कटे। स्पष्ट सी बात है, नीम हकीम खतरे जाने वाला काम ये काम नहीं करना। अदरवाइज तो आप वहां उसको नॉर्मल सलाइन या सिंपल वाटर से धो दें जी। वो और कोशिश करें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचे जी। इसी तरह से जो मैं कह रहा था कि कस के नहीं बांधना, जो पहला मैंने बताया जी, वो भी इसका पर्पज ये होता है कि अंदर की जो डीप सर्कुलेशन है, आर्टीरियल सर्कुलेशन है या डीप वीनस सर्कुलेशन है, उसको नहीं रोकना जी। इतना जोर से कस के बांधते कि सारा कुछ नीला ही हो जाए। इसके जीव के फंक्शन के बारे में भी जरूर समझाइए सर जी। वो मैं बाद में बताता हूँ। इसका तीसरा एक और होता है, सक्शन जी। अब सक्शन में क्या होता है कि आप मतलब उसमें से सक कर लें अपने आप, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं, वो पॉसिबल होता है जी। उससे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं जहर को चूसना, लेकिन वो भी केयरफुली। यदि आपके मुंह के अंदर ही गम्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, अंदर कोई कट लगा हुआ है, जीभ के ऊपर कोई कट है, तो डोंट डू दैट। नहीं तो वो उसको बचाते बचाते आप भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। हाँ, दोनों जाएंगे जी। और जैसे जैसे यदि मान लो वास्कुलर टॉक्सिक है, वाइपर ने काटा हुआ है, हाँ, तो उसे ब्लीडिंग भी होगी, उसमें वेनम भी आएगा जी। तो उसको बार बार रिंस भी अपने मुंह को करते रहिए, थूकते भी रहिए जी।
ठीक है। तो उस बाकी वहाँ पे और भी काफ़ी सारे होते हैं भाई, वहाँ पे एक दूध जो बच्चों जो निकालते हैं वो वाला पंप लगा के या कोई और, तब वहाँ जंगल में वो ऐसी डिवाइसेस थोड़ी होती हैं, तो आपको तो मुंह से करना पड़ेगा, है ना। तो यदि वो कर पाते हैं, लेकिन अगेन प्रॉपर वो भी तभी जब आपको जानकारी है, जानकारी है, अदरवाइज डोंट डू दैट, ट्राई टू रश हॉस्पिटल। यस, है ना। अब दो चीजें सर जी यहाँ पे आपने, एक तो हमें इनके चलिए डसने की प्रक्रिया भी समझाई, एक आप दूध की बात भी लेकर आए। क्या सांप भी दूध पीता है? सांप पानी जरूर पीते हैं, इनके लोअर जा के ऊपर एक स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू होता है, तो उससे ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उससे स्पॉन्ज करके और पानी को अंदर ले जाते हैं। लेकिन जो ये स्नेक चार्मर होते हैं जी, ये ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो स्नेक्स हैं ये हर्बीवोर्स नहीं है जी, ये प्लांट मैटर को नहीं खाते, ये डायरी प्रोडक्ट को नहीं खाते, ये कार्निवोर्स हैं। खाते क्या है? यही रोडेंट्स हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, है ना। एक बड़ा स्नेक दूसरे स्नेक को भी खा जाता है ना। एक जहरीला दूसरे नॉन जहरीले को या जहरीले को भी खा जाता है, तो ऐसा कुछ चलता है। लेकिन ये कार्निवोर्स हैं, यानी कि मांस खाते हैं। और जो ये भी है कि नेवला जो है वो सांप को खा जाता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है, मतलब आपस में चाहिए तो आपने काफी कुछ देखा भी होगा। तो ये चलती है इनकी फाइट। और बाज भी सांप को उठा के ले, बाज भी उठा के ले जा सकता है। ये इनके बड़े बड़े कट्टर शत्रु हैं। मोर वो इनके ऊपर मतलब वो ये उनके बाज जो है इनके प्रीडेटर हैं। अच्छा, हाँ, 36 का आंकड़ा है। हाँ, 36 का आंकड़ा है। ये चलता रहता है, ये इकोसिस्टम के अंदर चलता रहता है। इकोसिस्टम में तो मैं आपको बता रहा था ये सांप का दूध का जी। अब ये जो चार्मर है ये क्या करते हैं, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसको कई दिन से पानी नहीं देते। उस टाइम पे यदि सांप के सामने दूध नहीं, यदि कोई और चीज़ जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यदि वो भी रख दोगे तो वो भी पी लेगा, ठीक है ना। उसमें भी वो लैपिंग कर लेगा। अच्छा, क्योंकि उसने तो अपनी डिहाइड्रेशन को ठीक करना है। ठीक करना है। विस्की रखोगे, विस्की पी लेगा जी, थोड़ा सा ले लेगा। फिर आप कहेंगे जी आप सांप ने, नागधारी सांप ने आज सांप भी ने शराब भी पी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और शायद ये टीआरपी का सबसे बड़ा स्रोत भी हो सकता है। सर एक चीज और बताइए, इसके जीभ की फंक्शन क्या होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एक्चुअली क्या होता है कि इनके अंदर नाक भी है, ठीक है। हमारे नाक के अंदर सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं, तो इनके नाक में इतने सेंसरी ऑर्गन नहीं होते। इनकी टंग के ऊपर कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन टंग पे ही ना होके ऊपर के जा के अंदर इनके अंदर एक ऑर्गन होता है, जैसे इसको कॉल्ड है जैकोब्सन ऑर्गन। वो इनके नाक जैसा ही काम करता है। ये क्या करते हैं कि टंग को टाइम टू टाइम, ये किसी को डराने के लिए या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते। ये टंग को बाहर बार बार निकालते हैं, क्योंकि हर एक केमिकल, हर एक एनिमल के बीच में से कोई ना कोई केमिकल निकलता है जी। तो वो उन केमिकल को परसीव करते हैं। जो वेपर्स या जो थर्मल टाइप ऑफ रिसेप्टर उनके ऊपर होते हैं, वार्म ब्लडेड के ऊपर जो से बाहर निकलते हैं, किसी और एनिमल से निकलते हैं, तो वो उनके जो केमिकल वो एनिमल से या प्रीडेटर से या प्रे से बाहर निकलते हैं, वो उनकी टंग के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। ये इमीडिएटली इसको वापस विड्रॉ करके उस जैकोब्सन ऑर्गन के अंदर डाल देते हैं। वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये मेरा प्रीडेटर है या प्रे है। तो उससे प्रे है तो उसके ऊपर ही अटैक करेंगे। प्रीडेटर यदि स्ट्रांग है तो उससे दूर जाएंगे, यदि प्रीडेटर वीक है तो उससे अपना डिफेंड करेंगे। तो ये जैकोब्सन ऑर्गन की से साथ ये टंग जुड़ी हुई होती है। एक चीज और बता दीजिए कि सांपों का पर्यावरण में क्या महत्व है, कितना जरूरी है पर्यावरण के लिए सांप, इनका योगदान क्या है? आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली हमारे इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ 1972 एक्ट के थ्रू ये एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं। जैसे बाकी वाइल्ड एनिमल्स हैं
उसी तरह से इनको भी उसी एक्ट के थ्रू इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। यदि इनको कोई हार्म करता है या इनके साथ कोई अनहोनी घटनाएं करता है तो वो उसी तरह से सजा का पात्र है जैसे दूसरे एनिमल के लिए। तो इनको ना ही कोई पकड़ सकता है, ना ही इनको कोई हार्म कर सकता है। अब दूसरा रहा इनका इकोसिस्टम के अंदर रोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इकोसिस्टम के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। जैसे काफ़ी सारे रोडेंट्स हैं जिसमें चूहे भी हैं, स्क्वेरल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, कुछ छोटे स्नेक्स भी हैं, कुछ फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, उन सबको ये कंज्यूम करते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर तो इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और वो अपना रोल महत्वपूर्ण तरह से प्ले करते हैं, प्ले भी करते हैं। हाँ। सांपों को विलुप्त होने से कैसे बचाया जा सकता है? अब हम लगातार देख रहे हैं कि जंगली एरिया खत्म होता जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर शहरों का विस्तारीकरण किया जा रहा है, तो इनके घरों तो वही इसी एक्ट के अंदर ही तो ये एक्ट इसीलिए है ना कि इनकी जो हैबिटेट है, इनकी जो जहाँ पे ये रह सकते हैं उसको ना डैमेज किया जाए। लेकिन जो मैंने स्नेक्स बोले इनमें से केवल जो किंग कोबरा है या फिर जो मैंने बोला पिट वाइपर हिली एरिया में होता है जी, जंगल में होता है जी। किंग कोबरा प्योरली फॉरेस्ट में ही होता है या जंगल में होता है या उनकी सराउंडिंग में विसिनिटी में होगा जी। लेकिन जो कोबरा है, सिंपल कोबरा, ये पॉपुलेटेड एरिया प्रेफर करता है। ठीक है। आगे जो क्रेट है ये हमारे घरों या घरों के आसपास रहना पसंद करता है। इसी तरह से जो रसल वाइपर है ये भी प्लेन एरिया में होता है लेकिन घरों में भी आ सकता है। और रहा सास्केल्ड वाइपर, इसकी भी वही टेंडेंसी है। और रहा मायोटैक्सिक सी स्नेक, वो तो समुद्र के आसपास होगा। तो इनकी जो नॉर्मल हैबिटेट है वो यही है कि पेड़ पौधे, जंगल, है ना, उनके हिसाब से उनकी जो ईटेबल्स हैं, है ना, उनके जो ऊपर जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं, उनको मेंटेन किया जाए, इनको एंडेंजर ना होने दिया जाए, इनको ना जाने दिया जाए। एक चीज़ और बताइए सर कि अगर सांप के दांत टूट जाते हैं, जैसे अमूमन इंसानों के दांत टूटते हैं तो 2 बार आ जाते हैं, बचपन के दूध के दांत टूट जाते हैं, फिर दांत आ जाते हैं, बुढ़ापे तक वही दांत चलता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांप के दांत कितनी बार टूटते और आते हैं? एक्चुअली क्या है कि हमने पहले आपने हमारे दांतों के बारे में बात की जी। हमारे दांत को हम कहते हैं डाईफायोडोंट जी। डाईफायोडोंट का मतलब ये होता है कि ये 2 बार आते हैं जी। एक बार मिल्की टीथ जी और एक बार परमानेंट सेट ऑफ टीथ जी। तो ये तो हो गया इनका इरप्शन के बारे में भी 2 बार आएंगे जी। दूसरा, हमारे जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं जी। थीकोडोंट का मतलब ये हुआ कि हमारे जा के अंदर सॉकेट्स बनी हुई होती हैं जी। उन सॉकेट्स के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं जी। ठीक है। और तीसरा, ये 4 तरह के दांत हमारे अंदर होते हैं। अगले जो 4 दांत हर जबड़े में हैं इनको हम इंसाइजर कहते हैं जी। उसके आगे दोनों साइड पे एक एक दांत शार्प है, उसको हम कहते हैं कैनाइन जी। उससे आगे फिर 2 दांत हर साइड पे प्रीमोलर्स और फिर फुल माउथ में पीछे 3 दांत हर एक साइड में मोलर्स जी। तो इसको कहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के हैं, इनको हम कहते हैं हेट्रोडोंट जी। तो हमारी डेंटिशन कौन सी हुई जी? डाईफायोडोंट जी, थीकोडोंट जी एंड हेट्रोडोंट जी। अब हम स्नेक पे आते हैं जी। अब स्नेक्स में पहली बात तो जो दांत हैं वो थीकोडोंट नहीं होते, ठीक है, प्लूरोडोंट है। प्लूरोडोंट का मतलब क्या होता है कि जा बोन के अंदर की साइड पे एक शेल्फ बनी हुई होती है हर एक दांत के लिए, ठीक है जी। उस शेल्फ के अंदर ये दांत इरेप्ट होते रहते हैं जी, ठीक है जी। उनका एक हिस्सा जा बोन के साथ अटैच है, दूसरा एक्सपोज्ड है जी। वो किसी लिगामेंट के थ्रू या वैसे वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे दांत को हम कहते हैं प्लूरोडोंट। थीकोडोंट नहीं है, प्लूरोडोंट है जी, ठीक है। मतलब सॉकेट नहीं है
केवल एक डिप्रेशन बनी हुई है, उसके अंदर ये टिका हुआ है। जी। ये तो हो गया प्लूरोडोंट। दूसरा, सारे दांत जो जा पे हैं वो एक तरह के हैं, ऊपर से शार्प है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है। और ये बैकवर्डली जो डायरेक्टेड होते हैं, इनका फायदा इनके प्रे के ऊपर कैप्चर करने का होता है, अंदर उसको इनटेक करने का होता है। इसको हम कहते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट, जी। ठीक है ना, बैकवर्डली डायरेक्टेड है। तो ये एक ही तरह के जब सारे दांत हों तो उसको हम कहते हैं होमोडोंट। होमोडोंट। हमारे अंदर थे हेट्रोडोंट, इनके अंदर है होमोडोंट। होमोडोंट एक ही तरह के। तो ये इनकी फीडिंग के ऊपर सारा कुछ है कि ये होमोडोंट है। जी। ठीक है। अब आपने पूछा कि कितनी बार आते हैं। जी। थ्रू आउट आते ही रहते हैं। ये टाइम टू टाइम हर वीक के अंदर इन दांतों को गिरा देते हैं खुद ही। या तो जब ये फीड करते हैं तो दांत टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे दांत की और इनकी सेम है। बाहर जो हमारा वाइट पोर्शन नजर आता है इनेमल, उससे आगे एक सीमेंट सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, और सेंटर में इनके अंदर पल्प होती है। जी। इनके अंदर भी वही बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ओडोंटोब्लास्ट। साथ में इनके अंदर एक और सेल होते हैं ओडोंटोक्लास्ट। यदि उम्र हो गई है दांत को और वो काम नहीं कर रहा तो वो ओडोंटोक्लास्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और दंत को अपने आप ही गिरा देती है। जैसे ही दांत गिरना शुरू होता है उसके साथ में दांत बनना शुरू हो जाता है, नया उगाता है। हफ्ते के अंदर दूसरा दांत आ गया। तो यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है। इसको हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट आते ही रहते हैं। और अगर और जो दूसरे दांत हैं जो विष दंत हैं, जी, वो अंदर इनके अंदर एक और बोन होती है, जी, मैक्सिलरी, जी, मैक्सिलरी बोन। उसके ऊपर ये स्पेशल दांत ग्रो करते हैं, ओके, जिसको हम विष दंत कहते हैं या जिसको हम फैंग कहते हैं। फैंग। नॉर्मली 2, अनदर चांस में भी 3। यस। यदि वो दूसरा ग्रो कर रहा है और ये गिर रहा है, और ये दो भी लगातार बदलते रहते हैं। इसीलिए आपने चार्मर जब देखेंगे, जो आप स्नेक चार्मर होते हैं, जब वो उनके साथ प्ले कर रहे होते हैं तो बड़ा केयरफुल रहते हैं। उन्होंने या तो उनके मुंह को बंद किया होता है या उनकी फैंग्स को तोड़ा हुआ होता है। हालांकि फैंग्स तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैंग्स दोबारा फिर ग्रो कर जाएगा। जी। या फिर उन्होंने बड़े क्रूअल तरीके से उनकी जो विष ग्रंथि है, पॉइजन ग्लैंड है, उसको ही डिस्ट्रॉय किया होता है। जब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर वो उसको जो एग एल्ब्यूमिन है उसके ऊपर डिपेंडेंट रखना पड़ता है। ठीक है। तो इनकी जो इनका आइडेंटिफिकेशन कौन सी हुई? होमोडोंट, जी, पॉलीफायोडोंट, जी, एंड प्लूरोडोंट। प्लूरो, यस। ठीक है। तो ये इनकी दांतों के बारे में हुई। जिनके जो विषदंत हैं, जी, जो मतलब पॉइजनस है, उनके अंदर एडिशनल ये 2 दांत होंगे जिसको हम कहेंगे फैंग। बहुत सुंदर सर जी। तो ये बता दीजिए कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा होता है और कहाँ? ये तो हमारा किंग कोबरा चलता है। ये लगभग 4.5 मीटर तक होता है। 4.5 मीटर? 4.5 मीटर तक होता है सबसे लंबा सांप के पास? सबसे बड़ा। उसके बाद में फिर कोबरा होता है, ये लगभग 2.5-3 मीटर तक होता है। उसके बाद में फिर क्रेट होते हैं, ये लगभग 1.5-2 मीटर तक होते हैं। पिट वाइपर लगभग 60-70 सेंटीमीटर तक होता है। इसी तरह से फिर रसल वाइपर आगे 1.5-2 मीटर तक जाता है ना। इसी तरह से फिर हमारा सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर है, ये भी 1.25 मीटर तक होता है, आगे 1.5 मीटर तक भी बढ़ जाता है। तो और सांप अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं? जो तो हमारे हैं इलेपिड्स, जो न्यूरोटॉक्सिक हैं, जी, जिसके अंदर आ गया कोबरा, किंग कोबरा और क्रेट। जी। ये तो हैं ओविपेरस, ये अंडे देते हैं। ठीक है जी। दूसरे भी अंडे ही देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। जी। जो कौन से हुए? जो वास्कुलोटॉक्सिक हैं, जिसके अंदर आ गए वाइपर। जी। इनके अंदर एक इंटरनल सिस्टम बना होता है। जी। वो अंडे वहां पे उसको डाइवर्ट कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही। जी। लेकिन वो अंडे तब तक अंदर रहेंगे जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। हमको वो नजर आएंगे भी जैसे वो बच्चे दे रहे हैं। जी। एक्चुअली उन्होंने अपनी केयर के लिए अंदर ही कुछ सिस्टम तैयार किया हुआ होता है कि जब निकलें तो अंडे से बच्चे निकलें। प्राकृतिक ही। प्राकृतिक। तो उसको हम
वैसे यदि नॉर्मली बच्चा पैदा हो तो हम उसको कहते हैं विविपेरस। जी, तो वो बच्चे सीधे पैदा नहीं करते, अंडे से। रादर अंडे ही होते हैं। हाँ। अंडे वहां पे Hatch इंक्यूबेट होके हैच करके फिर बच्चे निकलते नजर आते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस, ठीक है। सीधे अंडे दें ओविपेरस, हाँ, यदि ऐसा कुछ करके दें तो ओवोविविपेरस। तो जो वास्कुलोटॉक्सिक हैं वो ओवोविविपेरस हैं, जो न्यूरोटॉक्सिक हैं इलेपिड्स हैं वो ओविपेरस हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक चीज और यहाँ जरूर बताइए सर जी कि वेनम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है या किया जाता है? हाँ, वैसे तो आपने इकोलॉजिकल रोल पूछा था मुझसे। हाँ। कि भी इसका क्या रोल है, वो तो मैंने बताया। हाँ, इसका जो वेनम है दोनों ही साइड में, एक्चुअली क्या होता है कि इनके जो स्नेक के वेनम में ना लगभग 12 ऑफ केमिकल्स होते हैं जी, जिसमें कुछ लाइसिन है, कुछ टॉक्सिन है। लाइसिन में जैसे हीमोलाइसिन, प्रोटियोलाइसिन है ना, और फाइब्रिनोलाइसिन, ये कुछ लाइसिन होते हैं। फिर इसमें एक एंजाइम होता है कोलिन एस्टीरेज, और फिर आगे जाके इसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और फिर इसके अंदर कुछ और केमिकल जैसे हाइलुरोनिडेज, लेसिथिनेज है ना, और एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है लेसिथिनेज, हाइलुरोनिडेज, और मैं एक भूल रहा हूँ, एक वो भी केमिकल होता है, अब याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये जितने भी इसके और भी काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं, दैट वेरीज फ्रॉम स्नेक टू स्नेक, है ना। अब इनके जो स्नेक्स इवन न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जी, है ना, तो इवन एग्लूटिनिन होते हैं, क्वेगुलेज होते हैं। मैंने जितने भी नाम लिए, क्वेगुलेज, हाइलुरोनिडेज, लेसिथिनेज, ये बहुत ही काम के हैं। इनको जो फार्मासिस्ट हैं या जो फार्मेकोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके प्रोडक्ट को अलग अलग कर लेते हैं, फिर इनका अलग अलग ढंग से यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उनका यूज़ करते हैं। अब जैसे इससे इवन हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन के लिए इससे मेडिसिन बनती है। इवन मायोर इन्फेक्शन, मतलब जो हार्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता, उस टाइम पे इनकी डिजीज़ बनती है, इनकी मेडिसिन बनती है। इवन एल्जीमर डिजीज के लिए कुछ न्यूरो डिसऑर्डर होते हैं, उनके लिए इनकी मेडिसिन बनती है, है ना। इसी तरह से कंजेस्टिव कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जी, उसके लिए इनका यूज़ होता है। एंटी माइक्रोबियल जो इफ़ेक्ट हैं उनके लिए भी इनका मेडिसिन का यूज़ होता है। तो इनके जो यूजेस हैं ख़ास तौर पे वेनम के, वो बहुत ज़्यादा हैं और कॉस्टली भी है। इवन इन कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है जी, उसमें भी इसका यूजेज होते हैं, जो रिंकल वगैरह हटाने होते हैं उसमें भी इनका यूजेज होता है, सुंदरता को बढ़ाने में। सुंदरता को बढ़ाने के लिए। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छे तरीके से वेनम के प्रयोग और लाभ कोई नहीं बता सकता सर। हाँ। जिस तरीके से सरलतापूर्वक आपने इसके तरीके बता दिए, संभाल के और यूजेस के, प्रयोग के क्या क्या हैं। एक चीज़ और है, अगर घर में सांप दिखे तो क्या करना चाहिए? इसके कुछ ऑयल्स रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे सिनामोन ऑयल है, क्लोव ऑयल है, पेपरमेंट है ना। इवन हमारा जो सिट्रोनेला है ना। तो ये कुछ ऑयल्स हैं जिनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ये। अच्छा, तो ये स्प्रे वगैरह कर दिए जाए तो बेटर है। लेकिन ख़ास तौर पे जब इनका जो एक्टिव सीजन होता है ना, इनके लिए नॉर्मल सेइंग कही जाती है जी, कि जैसे ही होली आएगी, होली जलेगी तो ये स्नेक बाहर आ जाएंगे, है ना। जैसे ही दिवाली के दीपक जलेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे जी। एक्चुअली है क्या कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ओके, है ना। कोल्ड ब्लडेड का मतलब इनका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरी करता है जी, है ना जी। अब जैसे सर्दी आएंगी तो इनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना। तो जब डाउन होगा
तो इनकी एक्टिविटी सीज हो जाएगी, ये अपने आप को कंसील कर लेंगे, कहीं ना कहीं ये छुप जाएंगे। उसको हम हाइबरनेट कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं जी। ये विंटर स्लीप के लिए चले जाएंगे जी। ठीक है। तो लेकिन जैसे ही ये होली आएगी या से ऑनवर्ड्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स जी, ये दे विल कम आउट, एक्टिव होंगे जी। उस टाइम पे ये बहुत डेंजरस होते हैं। एक्चुअली स्नेक ने कब काटा, कौन से सीजन में काटा, रात को काटा, दिन में काटा, कौन से सेक्स ने काटा, ये सारा ही मैटर करता है। हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, किसको काटा, कितने बड़े आदमी को काटा, छोटे को काटा, दिस ऑल मैटर्स जी। यदि हाइबरनेट से बाहर निकल के आया और उस टाइम इसने काट लिया, उस टाइम उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा जी। यदि रात को काटा, उस टाइम ज़्यादा डेंजरस है। यदि वो पहले किसी प्रे को काट चुका है, उसके बाद में काटा, इफेक्ट कम होगा जी। कितनी डोज उसने इंजेक्ट की, दैट विल मैटर। तो इसलिए जब इनका एक्टिव सीजन होता है, उस टाइम पे खास तौर पे वन शुड बी वेरी केयरफुल। जब आप बाहर जाते हैं, अपने हेलमेट को अच्छी तरह से देख लें जी, है ना। कई बार ये हेलमेट में बैठे होते हैं, जूतों में, क्रेट भी और ये वाइपर वगैरह भी, सब उठे बैठे होते हैं, जूतों में भी बैठे होते हैं। तो बाहर तो जूते उतारे ही मत जी। इवन जो आपकी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को भी बैठने से पहले जरूर चेक कर ले, इंजन के थ्रू कहीं अंदर एंटर तो नहीं कर गए जी। खास तौर पे यदि आपकी सराउंडिंग में वेजिटेशन है तब, है ना, या कोई और मटेरियल वगैरह पड़ा है जी, है ना। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। स्क्रैप टाइप पड़ा हुआ, तो उसको ध्यान से देखें। इवन घर के अंदर भी हैं, हाँ। तो क्योंकि ये अंदर गटर के थ्रू आपकी सीट के ऊपर भी बैठे हो सकते हैं, टॉयलेट सीट पे, यस, टॉयलेट सीट्स पे अमूमन खबरें भी आती हैं जी। क्योंकि हमारा गटर सिस्टम तो आपको पता ही है, सीवरेज सिस्टम कैसा है, तो अंदर से होते हुए और हो सकता है आपकी सीट के ऊपर बैठे हो। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। आपने सारा कुछ प्रिकॉशनरी मेजर ले रखे हैं जी, स्प्रे भी किया, नीचे से वायर जो दरवाजा जाली वाला भी लगाया है ना, नीचे से ब्रश भी लगाया, तो भी अंदर एंटर कर जाते हैं जी। सो वन शुड बी केयरफुल। लाइट हो, प्रॉपर हो, देख के सारा काम करें, है ना, एवरीथिंग। यदि स्प्रे वाला है, स्प्रे वाला करें, सब कुछ करें, लेकिन केयरफुल। एक चीज़ और है सर, महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने ये सवाल भेजा था, मैंने जब उन्हें बताया कि पॉडकास्ट एक ज़बरदस्त में लेके आ रहा हूँ कि सांपों की ज़िंदगी और सांप कितने तरह के हैं और सांप है क्या उस पर, तो उन्होंने बोला कि 2 सांप के बारे में ज़रूर पूछना है अफसर से। एक जो शंकर जी के गले में पड़े हुए सांप हैं, नाग हैं, उनका क्या रोल है और क्यों वो गले में है भोलेनाथ जी के, और दूसरे थे, मैं साथ ही पूछ लेता हूँ, शेषा अवतार, क्या 7 सिरों वाले ही सांप होते हैं या 5 सिरों वाले? पहले तो मैं शंकर जी की बात कर लूँ जी। शंकर जी तो नौनी इसलिए हैं जी कि वो विषधारी हैं जी। जितनी भी तरह के विष हैं, वो सारे के सारे विष के लिए हमारे देवी देवताओं ने उन्हीं को अप्रोच किया जी, है ना। अच्छा, फिर एक दूसरा रीज़न ये भी मैं यहाँ पे कह दूँ कि हमारे ऋषि मुनि बहुत जागरूक रहे हैं इस मामले में कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। आप कल अकेले सांपों के बारे में मत बात कीजिए, शेर के बारे में बात कीजिए। उसके ऊपर दुर्गा जी को बिठा दिया जी, ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके जी, है ना। यदि हम बाज की बात करें तो बाज को किसी हमारे गुरुओं के साथ जोड़ दिया जी, क्योंकि वहाँ पे भी उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है और वो हेल्पफुल भी है जी, इकोलॉजी में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं जी, है ना। आउल है, हाँ, उसको हमने लक्ष्मी जी के साथ जोड़ दिया, हाँ। क्योंकि ये सारा का सारा विषधारी हैं शंकर जी जी, ताकि उनकी प्रोटेक्शन रहे जी, लोग उसकी पूजा करें, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इकोसिस्टम के अंदर जी। तो मुझे ये लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि सभी देवी देवताओं ने मिलके और हमारे ऋषि मुनियों के मिलके उनके गले में सांप धारण करवा दिया कि भी ये प्रोटेक्टेड रहें। भाई ये शंकर जी के प्रतीक हैं, शंकर जी के ये चाहने वाले हैं और शंकर जी इनको चाहने वाले हैं, तो इसको हमने बचा के रखना है। राइट सर। दूसरा आपने क्या पूछा? मैंने शेष अवतार।
ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन म्यूटेशन होती है एक। हाँ, ओके। म्यूटेशन में क्या होता है कि कई बार आपने गांव में देखोगे भी, या आप तो इसमें फील्ड में हैं, कई बार आप देखेंगे कि 3 मुंह वाले बच्चे पैदा हो गए हैं, कटियां पैदा हो गई हैं, 8 टांगों वाले बच्चे पैदा हो गए हैं, कटड़े पैदा हो गए हैं जी, है ना। तो अंदर एक्चुअली क्या होता है कि डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसा चलता रहता है। तो हो सकता है इन पास्ट रेयरली कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई हो जी कि उसमें से 8 शीश वाला भी अवतार यानी कि 8 नाग आ गए हों, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। यदि होता भी है तो वो सरवाइव नहीं करता। वो भी अगेन आस्था का ही प्रतीक है जी, कि जिस तरह से शिव जी के अंदर कर दिया, इसी तरह से हम कहेंगे कि हमारे जो वासुदेव आए हैं, भगवत विष्णु भगवान जी हैं जी, उनके साथ भी उनको अटैच कर दिया ताकि ये वहां भी प्रोटेक्टेड रहें। यस, डबल प्रोटेक्शन होगी क्षीर सागर में। तो ये केवल हमारे, मैं देखता हूँ कि ऋषि मुनियों को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के तरीके थे, और ये काफी हद तक ये कामयाब भी है। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं अब सर? एक अपील जरूर कर लीजिए इन लोगों से, क्योंकि ये लोग भी ना गहरी नींद में सो रहे हैं, इनको थोड़ा जगा दीजिए। और जनता से क्या अपील है, युवाओं को क्या संदेश है सर आपका? पहली अपील तो मैं ये करूं कि जैसे बाकी के वाइल्ड एनिमल हैं, ये भी वाइल्ड लाइफ 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड है। इनको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, वो चाहे स्नेक चार्मर हो या आम पब्लिक हो, वो इनके साथ छेड़छाड़ ना करे, इनको ना मारे। यदि घरों में भी आते हैं तो उनको मारे ना, उनको आसानी से बाहर निकाल दें। स्नेक कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते। स्नेक आप पर तब अटैक करते हैं जब आप उनकी टेरिटरी में या आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। स्नेक केवल अपना प्रे ढूंढते हैं, है ना। यदि कोई प्रीडेटर है तो वहां पे फिर ऑफेंसिव और डिफेंसिव भी हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो इनको मारे ना, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रोल है। और यदि आप दूसरे टीवी के प्रोग्राम देखते भी होंगे तो इनको कल्चर भी किया जाता है ना। और उन कल्चर से टॉक्सिन, उनका जो वेनम निकाल के आप देखते भी होंगे, उनसे काफ़ी बड़ी अच्छी तरह से मेडिसिन भी तैयार की जाती हैं। तो पहली बात तो मेरी ये है कि इनको किसी तरह का हार्म करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज ये पनिशेबल एक्ट है 1972। जैसे बाकी के एनिमल के अंदर पनिशमेंट दी जाती है, यदि आपको कहीं पे कोई स्नेक चार्मर नज़र आता है तो आप इमीडिएटली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट की किसी भी सूटेबल एजेंसी को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि वो इनको किसी तरह का डैमेज ना करें, क्योंकि वो कई बारी बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको हैंडल करते हैं। कई बार उन्होंने उनके माउथ को स्टेपल किया होता है। तो ऐसी प्रैक्टिस प्लीज़ ना ही तो अडॉप्ट करें और ना ही किसी को करने दें। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि इनका एक्टिव सीजन होता है होली से लेकर दिवाली तक, उस टाइम पे आप केयरफुल रहें। केयरफुल का मतलब, जब भी आप कोई चीज़ ऐसी यूज़ करते हैं, अपने जूते यूज़ करते हैं, अपने गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, अपनी बाइक यूज़ करते हैं, उनको ध्यान से देख लें। जो ख़ास तौर पे घर से बाहर खड़ी हैं, घर के अंदर हैं, वहाँ भी केयरफुल हों। लाइट बचाने के चक्कर में ज़िंदगी से ना प्ले करें, लाइट को पहले ऑन कर लें। हो सकता है कि जब आप पैर नीचे रखें, अब ख़ास तौर पे, अब तो खैर इतना कल्चर नहीं है, पहले लोग बाहर ही सोते थे, यस, है ना, लेकिन अब भी गांव में लोग बाहर सोते हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं वो तो बाहर फील्ड में ही काम करते हैं जी। तो ध्यान से चलें, वहाँ पे ध्यान से देखें, जूते थोड़े से उस टाइम थोड़े अलग तरह के पहने जी, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे लैपिड हैं वो थोड़ा सा उनका अटैक उसके अंदर से हो ही नहीं पाएगा या प्रॉपर डोज नहीं वो इंजेक्ट कर पाएंगे। सो वन शुड बी केयरफुल। मेरा मतलब उस टाइम, उस खास एक्टिव पीरियड के अंदर जरूर अपनी प्रोटेक्शन करें
और प्रोटेक्टिव मेजर लें। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने दर्शकों से सीधा अपील करना चाहूँगा कि अगर इसके बावजूद भी आपके मन में नागदेव को लेकर कोई सवाल रह गया हो तो देर किस बात की, कमेंट बॉक्स खुला है भाई साहब, जी भरकर अपने सवाल जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमारे अतिथि डॉक्टर सीवी अरोड़ा जी आपके हर एक सवालों के जवाब आपको देंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाने का हम छोटा सा प्रयास करेंगे। हो जाइए तैयार फिर अगले मुलाकात के लिए और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।